गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 6, जो अगर हम बिहार बोर्ड में देखें तो अध्याय 6 है जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड का बात करें तो यही अध्याय 5 हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसे लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस बेसिकली कैसे चलता है, किस तरीके से हमारी बॉडी इतने सालों तक सरवाइव कर रही है। कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, या आपके पेड़ पौधे हो या कीड़े मकोड़े हो, जो भी इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, उनके जो जीवन चक्र है किस तरीके से चल रही है अभी तक। जैसे 300 अरब हो गया इस पृथ्वी को शुरू हुए, तो उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइंस एंड मैजिक को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है। ये एनसीईआरटी बुक में देखें तो जो बिहार बोर्ड है, बीएससी बिहार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसमें चैप्टर नंबर 6 है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के देखें हिंदी मीडियम में तो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी, ये सारा वीडियो जो भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी। ये पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है आपका जैव प्रक्रम। बेसिकली होता क्या है जैव प्रक्रम? तो वो सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों को मरम्मत करता है, शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जीव है, या मान लीजिए मनुष्य ही क्यों ना हो, वो मनुष्य ही क्यों ना हो, वो अमीबा ही क्यों ना हो, वो आपका प्रोटोजोआ क्यों ना हो, आपका कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, कोई भी जीव उसका जीवन चक्र यानी कि अभी तक वो किस लाइफ साइकिल को यूज करके वो अभी तक सरवाइव कर रहा है, अभी तक जिंदा रह पा रहा है, उसी प्रक्रम उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। लाइफ साइकिल ऑफ एनी लिविंग थिंग्स, कोई भी सजीव पदार्थ का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, उस प्रोसेस को जो फॉलो करता है उसी को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। वे सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। देखिए, अनुरक्षण का मतलब है सुरक्षा। अनुरक्षण का मतलब क्या है? सेफ्टी, नॉट दैट काइंड ऑफ सेफ्टी कि आपको कोई मारेगा, उससे सुरक्षा। आपके शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों से जो भी आपके प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी पावर आपको उससे लड़ती है, आपको स्वस्थ रखती है, हेल्दी रखती है, काफ़ी सालों तक आप सर्वाइव कर पाते हैं, उन सभी को जिस प्रक्रिया को फॉलो करती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए, जैव प्रक्रम जो है बेसिकली अगर हम जनरल देखें तो हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। सजीव वस्तुएं, सजीव का मतलब है आपका लिविंग थिंग। सजीव का क्या मतलब है आपका? लिविंग थिंग्स या लिविंग विंग्स, ठीक है। तो सजीव वस्तुएं क्या होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है जिसमें क्या होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। वो क्या कहलाती हैं? सजीव वस्तुएं कहलाती है। जैसे जंतु और पौधे, एनिमल और प्लांट, ठीक है।
हम सभी मनुष्य क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा आता है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलती है और हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। सेम पौधे क्या होते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिससे उन्हें खाना मिलता है, वो भी वृद्धि करती है, वो भी क्या करती है, अपने आप को पोषण देती है और लंबे समय तक जिंदा रहती है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या दो चीज़ें आती हैं इम्पॉर्टेंट, सजीव वस्तुएं और दूसरा निर्जीव वस्तुएं। देखिए निर्जीव वस्तुएं क्या होता है, वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता है, वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाती है, जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी, बुक, पेन, टेबल, मोबाइल फ़ोन, ये सारे क्या हैं चीज़ें, ये सारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये क्या है आपके नॉन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारे क्या हैं आपके निर्जीव वस्तुएं हैं। ना ही ये श्वास लेते हैं, ना ही ये खाना खाते हैं, ना ही इनमें वृद्धि होती है और ना ही इनका डाइजेशन सिस्टम होता है। ऐसा कुछ भी प्रक्रम इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए क्या कहलाती हैं, नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तुएं। राइट, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्या है, निर्जीव और सजीव में अंतर। अक्सर पूछ दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर बताइए। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बताइए, अंतर बताइए। सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो जैसे मैंने डेफिनेशन से ही बताया आपको, पहला क्या है, निर्जीव पोषण नहीं करते हैं, लेकिन सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं। इसमें श्वसन नहीं होता है, लेकिन सजीव में क्या होता है, श्वसन होता है। जैसे कि सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, सभी ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो और चाहे आपके पशु पक्षी हो, चाहे आपके इंसान हो। ये जनन नहीं करते। जनन यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अब रिप्रोडक्शन नहीं होता का क्या मतलब है, यानी कि ये अपने जैसे संतति को उत्पन्न नहीं करते हैं, इनके जो बच्चे हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम सजीव की बात करें, उसमें क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने जैसे संतति का उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसमें कुछ क्या है, अपवाद है। जैसे कि आपके खच्चर जो है वो लिविंग थिंग्स तो है, लेकिन वो अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करता है। तो ऐसे कुछ ही अपवाद हैं, लेकिन मोस्टली जब देखा जाए तो सभी अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। इसमें वृद्धि नहीं होती है। लेकिन निर्जीव में यहाँ एक और एक्सेप्शन है, जो पहाड़ है आपका, पहाड़ जो है वो तो वृद्धि करता है ना, लेकिन पहाड़ वृद्धि करता है, लेकिन वो क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। इसका एक्सेप्शन है, ये बस अपवाद है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, नॉर्मल तौर पे देखें, तो इंसानों में क्या होता है, शरीर बढ़ता है, पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, तो जितने भी लिविंग थिंग्स थे उनमें नेचुरल वृद्धि होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने उस पहले भी बताया आपको, टेबल, चेयर, बुक्स, इसमें प्लांट और एनिमल आ गया। प्लांट आपका क्या है, सजीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पोषण। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पोषण इसमें है क्या, पोषण क्या है, तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए यानी सुरक्षा के लिए। अनुरक्षण का सीधा मतलब यहाँ क्या है, अनुरक्षण का सीधा मतलब है यहाँ सुरक्षा, सेफ्टी। अनुरक्षण का सीधा मतलब यहाँ क्या है, सुरक्षा है। अनुरक्षण का सीधा मतलब क्या है, यहाँ सुरक्षा है। उसका उपयोग के लिए पोषण कहलाता है। देखिए, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग यानी कि पोषक तत्वों का उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो आप इंग्लिश के वर्ड को भी याद रख सकते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं।
तो आपका पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं। जस्ट सेकेंड वेट कीजिएगा। पोषण जो है आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है आपका? 2 समूहों में बांटा गया। पहला क्या होता है, जैसे हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वपोषी और विषमपोषी, यानी कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वैसा जीव जो अपना खाना स्वयं बनाता हो, क्या कहलाता है? स्वपोषी। स्व का मतलब है स्वयं। स्व का मतलब क्या है? स्वयं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अजैव पदार्थों का मतलब है कि उसमें जीवन नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन कौन बनाता है? स्वयं। हरे पौधे, हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाती हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में भी होता है, यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में भी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उसमें होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, यानी कि कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटो का जो मतलब है यहाँ है, फोटो का मतलब है लाइट। फोटो का क्या मतलब है? लाइट, यानी कि प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। और सिंथेसिस का मतलब है बनना। कोई भी चीज़ का बनाना या बनना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। अब देखिए यह वह प्रक्रम है या यह प्रोसेस है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए इसका जो सिंपल आपका रिएक्शन है, अभिक्रिया है, सिंपल अभिक्रिया इसमें क्या है आपका? सिंपल जो आपकी अभिक्रिया है इसमें क्या है कि आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मॉलिक्यूल ऑफ, ये आपका रिएक्शन पूछता है पेपर में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करते हैं आपके? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करते हैं, इसके लिए वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है, 12 मॉलिक्यूल होता है। किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। इन दोनों के प्रेजेंस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या बनाता है? बनाता है आपका ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और क्या बनाता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज तो है पौधा खुद यूज कर लेती है, ग्लूकोज जो है खाने के रूप में खुद यूज कर लेती है पौधा। ऑक्सीजन को कौन किसे देती है? ऑक्सीजन क्या किसे कौन यूज करता है? हम लोग, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सांस लेने में ऑक्सीजन यूज करते हैं। और वाटर जो है वो अपने खुद के लिए संचित रखती है, जो एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन। आप लोगों ने सुना होगा वाष्पोत्सर्जन। इस प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेड़ है,
मान लीजिए कोई भी पेड़ है, नीचे पे मैंने डायग्राम बना रखा है। तो मान लीजिए कि ये पेड़ है और इसकी पत्तियों के अंदर पानी जमा हो गया। पानी का जो कह सकते हैं कि आपका कौन सा उत्तक पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो है आपका क्या, जाइलम। क्या है, जाइलम। और पत्तियां, खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में। पत्तियों से जड़ों तक पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में खाना कौन सा उत्तक पहुंचाता है, तो फ्लोएम। कौन सा, फ्लोएम। तो जब पत्तियों तक रहता है आपका पानी, तो वहीं पे होता है ट्रांसपिरेशन। वहीं पे क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन। भाप बन के वो उड़ जाता है पानी, उसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डिटेल में नीचे मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपका एक पेड़ है, ये है आपका एक पौधा। कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से डायग्राम बनाने के लिए, जिससे मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। देखिए अब मान लीजिए ये है आपका कोई भी पौधा और ये है आपकी पत्ती। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है रंध्र। क्या होता है, रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका मध्य शिरा, पर्णपटल शिरा, मोमी क्यूटिकल। क्यूटिकल एक होता है बेसिकली मोमी लाइक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जो मैंने आपको बताया है कि बाष्पोत्सर्जन। तो ये मरुस्थलीय पौधे में पाए जाते हैं। क्यूटिकल एक रासायनिक पदार्थ होता है, लिक्विड सा, ठीक है, मोमी सा, मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है। और वो बाष्पोत्सर्जन जो प्रोसेस है, पानी को रोकने में मदद करता है, पानी को ज़्यादा भाप बन के उड़ने नहीं देता है। तो देखिए फ्लोएम जाइलम, यहाँ क्या लिखा है ना, फ्लोएम जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, जो आपका खाना बनता है पत्तियों में, खाना जो बनता है पत्तियों में, उसको हर एक पौधे के जड़, तना, हर एक भाग में पहुंचाता है। खाना को, पत्तियों को पौधे के हर एक भाग में कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, पानी पहुंचाने का काम करता है, जड़ से लेकर के पत्तियों तक, ठीक है। देखिए ऐसे ही छेद होते हैं, इन छेद के द्वारा आपका खाना पानी एक दूसरे के अंदर जाता है। तो ये आपका क्या है, स्टोमेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका रंध्र है, बंद रंध्र है, इसके अंदर दोनों क्या है, बंद रंध्र है। देखिए ये जो छिद्र है बीच में, इसी से आपका सारा काम होता है। ये जो हरे हरे दिख रहे हैं आपके हरित लवक है, क्लोरोफिल है, इसी में आपका खाना बनता है। इसके अंदर से आपके क्या जाता है, जितने भी खनिज लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब इसके द्वारा है। इन दोनों को बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। इसका चित्र भी पूछ लेता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस होता कैसे है। प्रोसेस बेसिकली प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का होता कैसे है। देखिए अब हमने क्या बोला, एक लीजिए आप पौधा, ये आपका क्या है, फूल है। मान लीजिए इसी से एक पत्ती निकल रही है, इसी से क्या निकल रही है, एक पत्ती। और इस पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। इस पत्ती में ग्रीन कलर का क्या है, क्लोरोफिल है, हरित लवक है। जैसे यहाँ लिखा है ना हरित लवक, वही हरित लवक यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, देखिए अब ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। यहाँ से प्रकाश आ रही है भाई, यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है। अब ये जाएगी पत्तियों के पास, कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इस छेद के अंदर जाएगी। यहाँ पे आपका क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का। अब पत्ती जब क्या करेगी, पौधे जो है जड़ से क्या लेगी, जड़ से लेगी जल, लेगी खनिज लवण, खनिज लवण लेगी, जो भी पोषक तत्व है वो नीचे जड़ से लेगी। और जड़ से यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, पत्तियों तक जाइलम। कौन पहुँचाएगा, यहाँ जाइलम पहुँचाएगा, है ना। यहाँ तक कौन पहुँचाएगा, जाइलम पहुँचाएगा। अब जाइलम में क्या करा, पहुँचा दिया पानी, खनिज लवण सब। अब यहाँ पे जब इसको सब कुछ मिल गया, तो यहाँ क्या बनेगा, बनेगा खाना। जो मैंने भी पीछे रिएक्शन बताया आपको, खाना में क्या बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और पानी बनेगा। अब जो खाना यहाँ बना, उसको पत्तियों तक, जड़ तक, पौधों तक कौन पहुँचाएगा, फ्लोएम। कौन पहुँचाएगा, फ्लोएम। तो इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पर पेपर में आपके पूछे जाते हैं। कौन सा उत्तक कौन सा क्या पहुंचाता है, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रंध्र के बारे में देख रखा है। रंध्र का देखिए कार्य क्या है। पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, रंध्र। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी बताया था ना मैंने पीछे, ये जो आपके छोटे छोटे छिद्र है ना, ये जैसे हरित लवक वाले, और ये जो छोटे छोटे छिद्र है, यही रंध्र छिद्र से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, अब कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल बूंदों के रूप में अवशोषित करना। कि आपका वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आपका ये स्टोमेटा है, ये क्या है, तो ये पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जल को अवशोषण करता है। जल को क्या करता है, अवशोषण करता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अवशोषण करने के बाद क्या करता है, ये भाप बन के जल उड़ जाता है, वाष्प बन के जल उड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अब आते हैं हम विषम पोषी में। हमने बात क्या किया, ऑटोट्रॉप्स के बारे में, स्वपोषी के बारे में। अब आते हैं विषम पोषी। देखिए विषम पोषी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हिट्रोट्रॉप। हिट्रो मतलब दूसरों पे जो निर्भर करते हो, दूसरों पे, भोजन के लिए दूसरों पे जो निर्भर करते हो उसे क्या कहते हैं, हिट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे मानव, मानव जाति, और आपके बहुत सारे पशु पक्षी। वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसके 3 प्रकार है, मृतजीवी पोषण, पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, और तीसरा प्राणिसम। प्राणिसम यानी कि अमीबा, मेंढक और मनुष्य, जो दूसरे प्राणी यानी कि जंतु और पादप दोनों पे निर्भर हो। ठीक है, ये क्या बोलेंगे, प्राणिसम। परजीवी जो दूसरे पे निर्भर हो। मृतजीवी जो मरा हुआ चीज खाता हो, आगे हम डिस्कस करेंगे। परजीवी जो दूसरे जीवों को खाता हो, पौधों को नहीं खाता हो, सिर्फ जीवों को खाता हो, और ये दोनों खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण यानी कि वे जीव जो संपूर्ण भोज पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं। संपूर्ण भोज पदार्थों का क्या मतलब है कि वो पेड़ पौधे भी खाते हैं, पादप भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं, जैसे मानव मीट मच्छी भी खाते हैं और हरी साग सब्जियां भी खाते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के भीतर होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणिसम कहते हैं। हमारे मानव जाति में, हमारे मनुष्यों में भोजन कहाँ होता है, हमारे स्टमक के अंदर, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्राणिसम। अब देखिए मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं आपके, मृतजीवी इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स इंग्लिश में, सैप्रोफाइट। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इसमें वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मृतजीवी कहते हैं। जो मरे हुए चीज़ों को अपना भोजन बनाते हैं और सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, सैप्रोफाइट। फाइट का मतलब होता है खाना, सैप्रो यानी कि मरा हुआ चीज़, जैसे कि फफूंद, कवक, ये सारे फंजई है, ये क्या है, फंजई है आपके। जैसे कि मशरूम, मशरूम देखे है ना आपने, मशरूम भी क्या है, एक मृतजीवी है, मरे हुए चीज़ों को, सड़े गले चीज़ों को खाता है। कवक, फफूंद यानी कि आपका ये सब क्या है, मृतजीवी है। नेक्स्ट आता है आपका परजीवी। परजीवी यानी कि सेम दूसरों जीवों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। अब देखिए परजीवी यानी कि हिटोट्रॉप्स जो दूसरों को खाते हो, है ना। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं परंतु जीवों को मारकर अपना भोजन नहीं ग्रहण करते। ये जीव अंदर या बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए जूं, अगर किसी के सर में जूं पड़ता है तो उसका खून चूसता है, वो क्या करता है, खून चूसता है, लेकिन उसको इंसान को मारता नहीं है, जिंदा रखता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, परजीवी। खाता तो है उस जीवों को, लेकिन वो मारकर नहीं खाता। अमरबेल, अमरबेल एक तरह से क्या है, आपका पौधा है, जो क्या करता है, दूसरों पौधे को, दूसरे पौधों पे ये लटका हुआ होता है, दूसरे पौधों पे लटक जाता है और उसका खाना खाता है, लेकिन उस पौधे को मारता नहीं है, उसको रक्षा प्रदान करता है। ये सहजीवी संबंध का भी उदाहरण है, सहजीवी संबंध। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी जानवर है, जैसे कि भैंस मान लीजिए, भैंस के शरीर में की होते हैं, कीड़े होते हैं, और उस कीड़े को कौन खाता है, कौवे खाते हैं। देखते होंगे कौवे बगुला उनके शरीर पे बैठ करके उनको खाता है। तो इससे भैंस को नुकसान नहीं हो रहा, उसका शरीर भी सफा हो रहा है, साफ हो रहा है, और क्या हो रहा है, कौवे को भी पेट भर रहा है, उसको भी खाना मिल रहा है। तो दोनों आपस में सहजीवी संबंध शेयर करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। आगे के 15वां चैप्टर आपका 14वां 15वां चैप्टर है, उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, अमीबा में पोषण, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा में पोषण, इसका डायग्राम आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, समपोषी है, यानी कि समपोषी का मतलब वो खाना तो खाता है, लेकिन क्या है, एक ही कोशिकीय, ठीक है, एक ही कोशिकीय, एक ही कोशिका के अंदर उसका सब कुछ होता है, सब कुछ। जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, कहाँ का है वो, प्रोटोजोआ, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सदस्य है। यह अनिश्चित आकार का होता है, यानी कि कोई भी शेप ले लेता है, जो नदियों, तालाबों तथा झीलों में पाया जाता है, यानी कि बेसिकली ये पानी में पाया जाता है। इसके पोषण के बारे में भी पढ़ेंगे हम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार है, ये इस तरीके से होता है, और इसका एक इस तरीके का पैरामीशियम होता है आपका, एक निश्चित आकार है इसका। भोजन स्थान तक इसका पश्चाप की गतियां द्वारा पहुंचता है, इसे ही पश्चाप बोलते हैं, इसी के अंदर पहुंचता है, जो कोशिका को पूरी सतह को ढके रहता है, ठीक है। अब अमीबा में पोषण में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूर्ण होता है। किन चरणों में, 3 में, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप में, 3 स्टेप प्रोसेस है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अंतग्रहण, अंतग्रहण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंजेशन। इंजेशन, इसमें क्या होता है, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्धक भोजन गणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तता बनाता है। मान लीजिए अमीबा ने क्या किया, इस तरीके से आकार बना करके इस भोजन को अपने अंदर कर लिया। दूसरा क्या है, पाचन। दूसरा क्या है, अब इसके अंदर कर लिया, तो अब भोजन कहाँ चला गया, इसके पेट के अंदर। अब भोजन कहाँ चला गया, इसके पेट के अंदर। अब पाचन होगा, डाइजेशन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, पाचन। खाद्य रिक्तता के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, वो कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाता है। ये कोशिका द्रव इसी के अंदर क्या हो जाता है, बट जाता है। नेक्स्ट क्या है, बहिष्करण, यानी कि एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करता है, उसे बाहर निकालता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको सेम क्या कर देता है, इस तरीके के आकार करके खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल देता है, और फिर वो आगे का प्रोसेस शुरू करता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप। पहले उसने खाद्य कण को क्या लिया, अंदर लिया, देख रहे हैं आप, आपका खाद्य कण को रेड वाला जो है आपका खाद्य कण है, रेड वाला पार्ट जो है आपका खाद्य कण है, उसको अंदर लिया। जब उसने उसे अंदर ले लिया, इसी को बोलते हैं पश्चमाद अथवा कुटपाद, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, तो कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है सीडोपोडिया से क्या करता है अमीबा, तो वो अपने खाना को अंदर की ओर खींचता है। इनगल्फिंग ऑफ फूड, खाना को क्या करता है, अंदर की ओर खींचता है, ठीक है। इनगल्फिंग ऑफ फूड इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये खाना अंदर चला गया, फिर वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो इस तरीके से चरणों में अमीबा में पोषण होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैरामीशियम में, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थायी से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चिमाप की गति द्वारा पहुंचता है। पश्चिमाप की इसमें भी इस तरीका का शेप होता है और वो भी भोजन इसी तरीके से अंदर लेता है और पूरी तरीके से इसका सतह क्या होता है, ढका होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में पाचन कैसे होता है और पोषण कैसे होता है। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें कोशिका हो, एक से ज़्यादा कोशिका हो, जैसे कि मानव, जैसे कि हम सब। तो बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग या तथा अंगतंत्र होते हैं, ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें देखिएगा झेवा। सबसे पहला प्रोसेस का सीक्वेंस देखिए आप, इसका सीक्वेंस जब देखेंगे आप, मानव में पोषण का सीक्वेंस देखिए तो पोषण के चरण सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, मुँह गुहिका, यानी कि हम मुंह के अंदर खाना लेते हैं। पहले सबसे अंदर कहाँ खाना लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं माउथ कैविटी, माउथ कैविटी इंग्लिश में बोलते हैं इसे। माउथ कैविटी में खाना जाता है। फिर जाता है अमाशय, अमाशय यानी स्टमक, स्टमक, अमाशय यानी स्टमक, पेट में जाता है खाना। फिर क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। पहले जाता है माउथ कैविटी में, फिर जाता है स्टमक में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, फिर सबसे लास्ट में कहाँ जाता है, बिग इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। इसे लार्ज भी बोल सकते हैं आप, ऐसे कोई बात नहीं है, इसे लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र भी बोलते हैं, इसे क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। अब देखिए मुख गुहिका में, माउथ कैविटी में क्या होता है, पहले चित्र देखिए। चित्र में सबसे पहले खाना कहाँ गया, मुख गुहिका में गया। फिर ग्रासिका के द्वारा, ग्रासिका यानी कि ये आपका आहार नाल है, इसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले खाना को हमने क्या किया, चबाया। पाचन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खाना का जो पाचन है, भोजन का जो डाइजेशन है, फूड का जो डाइजेशन है, वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे हम खाना को चबाते हैं उसमें मिलता है लार, लार के अंदर होता है एंजाइम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, जो कौन करता है रिलीज, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि आगे पढ़ेंगे हम, जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्रंथि यानी ग्लैंड। अब देखिए होता क्या, जैसे ही आहार नाल के द्वारा खाना कहाँ गया, अमाशय में गया, खाना कहाँ गया, अमाशय में गया। जैसे ही अमाशय में जाएगा, डायफ्राम हमारा थोड़ा सा, जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, थोड़ा सा हमारा लंग्स एडजस्ट करता है, पेट फूल जाता है तो वो चिपक जाता है। पित्ताशय, पितरस, पित्ताशय यानी कि आपका पैनक्रियाज, पित्ताशय क्या करता है, पितरस स्रावित करता है। पीत नली, यकृत यानी लीवर आपका बाइल जूस स्रावित करता है। अग्नाशय यानी कि अग्नाशय आपका पैनक्रियाज है। पित्ताशय को आपको बोलते हैं आपका इंग्लिश में आपका इसका नाम है पित्ताशय का, एक तो आपका लिवर हो गया यकृत, पैनक्रियाज हो गया अग्नाशय, ठीक है। पित्त का रस जो भंडारण करता है, अच्छा आपका बाइल जूस कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। परिकोशिका, इसके द्वारा फिर किस में जाता है, बृहदांत्र में, इसमें जाता है, बृहदांत्र में जाता है। कहाँ जाता है, बृहदांत्र में। अब देखिए होता क्या बेसिकली, होता क्या है, होता क्या है इसके अंदर, जैसे कि इसमें होता क्या है, नेक्स्ट सबसे पहले वाले में पढ़े हम। तो सबसे पहले मनुष्य की मुख गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसे, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जिसे पहला बोलते हैं इसे पैरोटिड, बस आपको नाम याद रखना है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर ग्रंथि,
और सबलिंगुलर ग्रंथि, सबलिंगुलर ग्रंथि। अब देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, अमाशय, अमाशय मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका इस डायफ्राम द्वारा क्रमाकुंचक गति द्वारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्रमाकुंचक, क्रमाकुंचक का मतलब है, इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि मान लीजिए हमारा जो ग्रास नली है, ग्रास नली है वो किस तरीके से है, ग्रास नली जो है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर देखिए आप, इस तरीके से होता है। यानी कि ये खुलता, पहले ये वाला खुलेगा, फिर ये वाला बंद हो जाएगा तो ये वाला खुलेगा, फिर ये वाला बंद हो जाएगा तो ये वाला खुलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये खुलता बनता है, उसी प्रोसेस को कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। पहले वो सिकुड़ता है, फिर क्या होता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो उसी प्रोसेस द्वारा खाना कहाँ जाता है, अमाशय के अंदर जाता है। तो इसलिए इसमें बोला है, पहले मुख गुहिका के बोला है, पढ़िए इसमें कि मुख गुहिका का क्या कार्य है। देखिए मुख गुहिका क्या है, भोजन को मुख गुहिका में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। सबसे पहले खाना को हम चबाते हैं और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार और ललारस, लाल और ललारस भी बोलते हैं, भोजन से पेशीय जीवा द्वारा मिलाया जाता है। लार ग्रंथि से क्या रिलीज होता है, लार, सलाइवा, सलाइवरी ग्रंथ से सलाइवा होता है रिलीज, जो भोजन को मिलाता है। दांत द्वारा हम भोजन को टुकड़ों में करते हैं, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुंचक गति द्वारा गमन करता है। जो भी हम नीचे पढ़ रहे थे, क्रमाकुंचक का मतलब है वो सिकुड़ता है और फैलता है, जिससे खाना अंदर जाता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज बोलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार में दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, एमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं। इसके ये पूरा मानव पोषण का जो मैं आपको चित्र दिखाई हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। VVI मार लीजिए आप इसको, ये VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है पेपर में, और इसके प्रोसेस तो पूछे ही जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, दो एमाइलेज जो है आपका एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं। एंजाइम का मतलब ही होता है टूटना, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, टूटते हैं। तो ये मंड और शर्करा को खंडित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम रिलीज करती है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ग्रंथि रिलीज करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमाइलेज और टाइलिन। ये किसका पाचन करता है, तो ये करता है मंड का, मंड यानी स्टार्च का, और शर्करा यानी शुगर का, शर्करा यानी शुगर का और स्टार्च का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि यहाँ भी हम मनुष्य की गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। गुहिका यानी माउथ कैविटी, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि एंड सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसके कार्य आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके कार्य आप याद रखिए। अब हमारा कहाँ जाता है खाना, अमाशय में यानी पेट में। अमाशय का भोजन ग्रासिका या ईसोफेगस, इंपॉर्टेंट, ग्रासिका, ईसोफेगस या आहार नाल, ग्रासिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ईसोफेगस बोलते हैं। देखिए होता क्या है, इस पूरे आहार नाल जो मैंने आपको बताया उसमें आपका ग्रासिका, ईसोफेगस, अमाशय, क्षुद्रांत, बड़े क्षुद्रांत, छोटे क्षुद्रांत और गुदाद्वार, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे को बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इस पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, इस लंबे वाले पार्ट को। अब देखिए इसमें है क्या, काम क्या करता है ईसोफेगस, खाना को सबसे पहले अमाशय में पहुंचाता है, फिर अमाशय की पेशियों भित्ति भोजन को अन्य पाचक रस्तों के साथ स्रावित मिश्रण करने में सहायता करता है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर ग्रंथि
जठर ग्रंथि क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रिलीज करता है। ठीक है। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, इंपॉर्टेंट, पेप्सिन और श्लेष्मा, पेप्सिन और श्लेष्मा। एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये भी करती है ये। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन और श्लेष्मा, श्लेष्मा ये सब कौन करता है? जठर ग्रंथि अमाशय के अंदर क्या होता है? जठर का मतलब होता है हमारा पेट, स्टमक, स्टमक हमारा, ये सारा स्टमक रिलीज करती है और उसे डाइजेशन में हेल्प करता है। श्लेष्मा क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, जब आपको एसिडिटी होता है, मान लीजिए आपका पेट क्या है? खाली है, और खाली है तो यहाँ पे HCl जमा है, यहाँ पे क्या है? HCl जमा है। अब जब HCl हमारे पेट के स्किन पे जाएगा तो क्या होगा? जलन होगा, उसे ही बोलते हैं एसिडिटी। तो इससे हमारा पेट ना जले, इसके लिए एक परत है जिसे बोलते हैं श्लेष्मा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में श्लेष्मा, लिखा इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस। ठीक है, वो हमारे पेट पे आ जाती है और आपका जो HCl है उसको इस तरीके से ऊपर रखती है, पेट पे नहीं आने देती है, इसलिए हमारा पेट नहीं जलता है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में है तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? क्यों? कि श्लेष्मा उससे में सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमने पेट का जो है, स्टमक का है, वो कार्य फंक्शन पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे आकार पेशियों की संरचना। तनुपट के नीचे कुछ बाईं ओर थैलोनुमा संरचना है। 1 लीटर आहार धारित, 1 से 3 लीटर लंबा होता है। भोजन पाचन को रोक कर रखता है। अमाशय में भोजन लगभग 3-4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा, एक और है आपका ट्रिप्सिन, ये भी याद रख लीजिए, यही होता है, रिलीज होते हैं। देखिए पेप्सिन क्या करता है? इंपॉर्टेंट, इसका कार्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए इसको। ये पूरा डाइजेशन सिस्टम ह्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, पेप्सिन एक और ट्रिप्सिन, ये दोनों क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। श्लेष्मा क्या करता है? अभी बताया है, अमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है, से किससे बचाने के लिए? HCl के बचाने के लिए। ये हमारा अमाशय है, ये हमारा आहार नाल है, यहाँ पे हमारा श्लेष्मा आ जाता है और HCl को ऊपर ही रखता है, जिससे हमारा पेट नहीं जलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? बड़ी आंत। अब खाना कहाँ आता है? ये आपका आहार नाल हो गया, ये हमारा पेट हो गया। ठीक है, अब इससे यहाँ भी क्या होता है? सबसे पहले आता है छोटी आंत में, फिर आ जाता है आपका बड़ी आंत में, फिर नीचे से गुदा द्वारा बाहर जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो बड़ी आंत, उसके पहले आपको मैं छोटी आंत का फंक्शन बताती हूँ। अभी हमने पढ़ा आकार पेशी की संरचना, तो बड़ी आंत पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। अमाशय में 2 अवरोधनी पाई जाती है। पहला जठाग्रम अवरोधनी यानी कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रासिका अमाशय को विभाजित करती है। क्या करती है? ये हमारा ग्रासिका है और यहीं से हमारा अमाशय यानी कि हमारा पेट है। तो इसे जो अलग करती है वो क्या है? जठा अवरोधनी। कौन अलग करती है? जठा अवरोधनी। ग्रासिका अमाशय को विभाजित करती है, अम्लीय भोजन को ग्रासनी में जाने से रोकती है। मान लीजिए हमारा खाना जो है, हमारा खाना है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें क्या मिल गया है? इसमें मिल गया है HCl, इसमें मिल गया HCl। अब HCl सहित अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा? कभी कभी देखते हैं यहाँ खाना आ जाता है तो हमारे गले में जलन होने लगता है, तो इसी के कारण होता है, इसी कारण गले में जलन होता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो उसको वहाँ जाने से, ऊपर जाने से रोकती है कौन? जठागरम अवरोधनी। जठागरम अवरोधनी, इसका ये कार्य है, ठीक है, और इसको सेपरेट भी करती है। नेक्स्ट कार्य क्या है? जठर निर्गर्मी अवरोधनी, अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। यहाँ से आपका छोटी आंत आता है, तो इसका जो विभाजन है कौन करता है? करती है जठर निर्गर्मी अवरोधनी। और छोटी आंत में भोजन का निकास का नियंत्रण करता है। मान लीजिए सारा खाना एक ही बार में आ जाएगा इधर, तो हमारा छोटी आंत क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, है ना।
तो ये धीरे धीरे इस खाना को इधर ट्रांसफ़र करती है, धीरे धीरे इस खाना को इधर छोटी आंत की तरफ ट्रांसफ़र करती है। हो गया। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब पेपर में आपको अक्सर पूछा जाता है, देखिए होता क्या है इसका फंक्शन, सर्वाधिक पाचन, सबसे ज़्यादा जो पाचन है वो आमाशय है, मानी कि पेट में होने के बाद कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और अवशोषण होता है, सबसे ज़्यादा अवशोषण, पोषक तत्व बचे हुए खाने से अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यकृत और अग्नाशय के द्वारा जो रस आता है वो छोटी आंत में ही आता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मैंने बनाया ना कि ये पूरा आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या शामिल है, मुख गुहिका शामिल है, मुख गुहिका के बाद आमाशय शामिल है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारा कुछ मिला करके आहार नाल बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बनता है जो 7 मीटर लंबा होता है। इम्पॉर्टेंट। आगे क्या है आपका, मुख गुहिका पाचन ग्रंथियाँ क्या करती है, मुख गुहिका पाचन ग्रंथियाँ क्या करती है, देखिए बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि 3 जोड़ी होती है, कितनी होती है, ये 3 जोड़ी होती है ना। इससे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ बड़ी आंत। अभी हमने क्या पढ़ा, छोटी आंत के सारे फंक्शन पढ़ा। छोटी आंत क्या करती है, सर्वाधिक पाचन करती है और अवशोषण करती है, ठीक है, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण करती है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसे बोलते हैं, नाम बता देती हूँ मैं आपको, एस्चेरिचिया कोलाई, एक हेल्दी बैक्टीरिया है, एक हेल्दी बैक्टीरिया है, हेल्दी जीवाणु है, ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। छोटी आंत से शेष बचे हुए अपशिष्ट भोजन को किण्वन द्वारा यानी और पाचन करने के लिए सरलीकृत पाचन में मदद करते हैं। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। इंपॉर्टेंट, बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ अवशोषण होता है। केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, केवल अवशोषण होता है और अपचित भोजन मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट देखिए, जो आपका क्षुद्रांत है, छोटी आंत है, छोटी आंत की इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट पढ़िए। एक और पॉइंट है कि इसमें किसका पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन जो होता है वो होता है आपका इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा पेपर कॉपी में अपने। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुंह में जब करते हैं तो किसका पाचन होता है, स्टार्च, मंड और शुगर का। पेट में किसका पाचन होता है, पेट में होता है आपका प्रोटीन, ये पढ़ा ना हमने, प्रोटीन और दूध का, और पेप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का पाचन पेट में ही हो जाता है, प्रोटीन का पाचन पेट में हो जाता है, दूध का पाचन भी पेट में होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे हो जाता है, पेट में। स्टार्च और मंड और शुगर का पाचन कहाँ हो जाता है, शुरू मुंह से। छोटी आंत में कहाँ होता है पाचन, छोटी आंत में आपका पाचन, छोटी आंत में आपका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, पहला पॉइंट हो गया। बचे हुए प्रोटीन एवं वसा का, फैट का, इंपॉर्टेंट, फैट का भी पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन छोटी आंत में। कुछ बचे हुए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब का पाचन छोटी आंत में होता है। आमाशय से जो आने वाला अम्लीय भोजन होता है वो एंजाइमों को क्या करता है, अभी पैनक्रियाज का फंक्शन पढ़ेंगे, अग्नाशय का उसे क्षारीय बना देता है, ठीक है। लिवर क्या करता है, लिवर जो है हमारा, यकृत जो है हमारा, यहाँ पे जो मैंने यकृत लिखा है, ये एक बाइल जूस
बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस, जिसे क्या बोलते हैं, पीतरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतरस, पीतरस इम्पॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है पीतरस कौन स्रावित करता है, पीतरस आपका स्रावित करता है यकृत, लिवर, पीतरस जो खाना को पचाने में मदद करता है। ठीक है, क्षुद्रांत बस बड़ी नलिकाओं गोलिकाओं में, मतलब क्षुद्रांत जो वसा बड़ी गोलिकाओं के आकार में होता है वो वसा पर एंजाइम का कार्य मुश्किल हो जाता है, तो ये पीतरस क्या करता है, वसा पे काम करता है। बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है, फैट का, फैट का डाइजेशन कौन करता है, बाइल जूस करता है, पीतरस करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, अवशोषण होता है, किसका, जल खनिज लवण का अवशोषण होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट अग्नाशय का। अग्नाशय का क्या है, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। हमारे जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, अग्नाशय। आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कौन करवाता है, अग्नाशय। लिवर, यकृत यानी लिवर। देखिए अग्नाशय क्या रिलीज करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आप इसको डिटेल में। इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है, ग्लूकोज यानी शुगर का पाचन करता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो शुगर ज़्यादा हो जाएगा और आपको हो जाएगी डायबिटीज़, मधुमेह। आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी के लिए निभाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त नस का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित पित्तवसा का पाइसीकरण, पाइसीकरण मतलब होता है इमल्सिफिकेशन, जो वसा का पाचन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पाइसीकरण। तथा एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यमों बनाने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है, लिवर करता है। यह मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिनुकार अंग है। यकृत दो भागों, दाईं और बाईं ओर में विभाजित नजर आता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो लिवर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपका, ये आपका बड़ा सा जो है वो क्या है, लिवर, यकृत इधर दिख रहा है, ये आपका क्या है, आपका लिवर है, जिसे आप बोलते हैं कलेजी। कलेजी जो खाते हैं हम, वो ही क्या है, आपका लिवर है। बेसिकली इसे खाना नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कितना भी बीमारी होता है वो लिवर में ही ज़्यादातर पाया जाता है, तो उसे खाने से अवॉइड कीजिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, मनुष्य के 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। भी बताया हमने, लार ग्रंथियाँ प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। कैसी होती है, 5.5 जो होता है आपका मुंह का पीएच होता है, 5.5 to 6.5 के बीच में आपका मुंह का पीएच होता है, ये भी पूछा जाता है। 3 जोड़े होते हैं, कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजव और अधोजीवा, जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको इंग्लिश में। लार में लार अमाइलेज होता है, टाइलिन होता है, एंजाइम्स होते हैं अमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन करता है, बाकी 70% पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। सेम 30% पाचन आपका आमाशय में प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का होता है। बाकी सबसे ज़्यादा 70% पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो ये सारा इम्पोर्टेंट था चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 6 मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाए हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया है और एक एक चीज़ बताया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो देखने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी आपके पेपर में सिर्फ लगभग 5 से 6 महीने, लगभग 5 महीने ही बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए पेपर में और खूब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास सोने का टाइम नहीं है। पहले भी मैंने बताया है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए, सूरज की तरह जलना सीखिए
और अपने आप को इतना बेहतर और अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाइए ताकि आपके माँ बाप को गर्व हो आपको अपने बेटा या बेटी कहते हुए। उनका नाम रोशन कीजिए, अपने खुद के करियर के बारे में सोचिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में डाला, डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, वो मैंने शेयर किया है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and have a nice day. Thank you.